दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, न्यूटन के किस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा तृतीय नियम। ओके, तृतीय नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से जानते हैं, यानी कि एक्शन रिएक्शन लॉ। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। पृथ्वी का गुरुत्व बल आप सभी लोग जानते हैं, न्यूटन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट है? तो आपको पता है दोस्तों कि यह त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन की यूनिट है। ओके, और अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सीलरेशन की का विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो आपका आंसर होगा L/T-2। ओके, इतना तो आप सभी को पता ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्कस में मौत के कुएं का खेल किस बल का उदाहरण है? तो आपका आंसर होगा अपकेंद्रीय बल। ठीक है ना, और अपकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को आप कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। ठीक है ना, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल यह दोनों मिलकर ही किसी वृत्ताकार मार्ग पर चल रही वस्तु को आप कह सकते हैं कि स्थिर रखते हैं। ठीक है ना, ये चीजें आप पढ़ चुके हैं। चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रक्रिया द्वारा लोहे को जस्ते की कोटिंग द्वारा संरक्षित करते हैं? तो आपका आंसर होगा जस्तीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन। ओके, किस प्रक्रिया द्वारा? तो आपका आंसर होगा गैल्वेनाइजेशन। ये चीजें दोस्तों एग्जाम में आपके पूछी हुई हैं ये क्वेश्चन, और यहाँ पर भी आपने अगर आंसर सही दिया है तो आप पढ़ाई में आप कर रहे हैं, अन्यथा नहीं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन, कितने डिग्री तापमान पर वसा ठोस अवस्था में पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, 20 डिग्री सेल्सियस। फिर से सुन लीजिए, कितने डिग्री तापमान पर वसा यानी कि फैट ठोस अवस्था में पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा 20 डिग्री सेल्सियस। वसा के बारे में कुछ फैक्ट आपके सामने लिखे हुए हैं कि वसा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो आपका आंसर होगा संतृप्त और असंतृप्त वसा। ठीक है ना, सामान्यतः जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में रहती है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि नारियल के तेल तथा ताड़ के तेल से पाम ऑयल निकाला जाता है। ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, और शरीर में वसा का संश्लेषण बहुत बार पूछा गया है, कहाँ होता है? तो आपका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है दोस्तों? तो आपका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, और एक क्वेश्चन और यहाँ पे देखिए, 1 ग्राम वसा में 9.3 ठीक कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, पाम ऑयल वाला तो आप ध्यान रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है ना, और 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी? तो आपका आंसर होगा 9.3 कैलोरी ऊर्जा। ठीक है ना, चलिए दोस्तों इतनी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? विटामिन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आपका आंसर होगा फंक। क्या आंसर होगा दोस्तों? फंक। आइए देखते हैं कुछ तथ्य। देखिए, विटामिन का आविष्कार फंक महोदय ने कब किया था? 1911 में। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? कब किया था? तो आपका आंसर होगा 1911 में। विटामिन एक प्रकार का कैसा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, विटामिन से हमारे शरीर को कोई कैलोरी यानी कि ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रिया के नियमन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट देखेंगे, यह एक रक्षात्मक पदार्थ है। ठीक है, और दो प्रकार का होता है, विलेयता के आधार पर जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील आप याद कर सकते हैं KEDA, कीड़ा कह सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं KEDA, आपको याद हो जाएगा। विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, विटामिन B, D तथा K का संश्लेषण हमारी बॉडी द्वारा होता है। इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरोटियस नामक बीमारी किसके संपर्क से होती है? कैरोटियस नामक बीमारी
किसके संपर्क से होती है? बताएंगे दोस्तों आप। कैरोटियस, ध्यान रखेंगे, और सैनिक, कैरोटियस और सैनिक। ओके, कुछ पॉइंट देखते हैं। और सैनिक युक्त जल पीने से यह बीमारी होती है, ठीक है ना। आप जान लीजिए, कैडमियम से इटाई इटाई, ठीक है। पारे से कौन सा रोग होता है दोस्तों? मिनी माता, मिनी माता, ठीक है ना। नाइट्रेट से कौन सा रोग होता है? तो आपके सामने लिखा हुआ है ब्लू बेबी सिंड्रोम। इन चारों रोगों को आप याद करे रखिए। और सैनिक कैरेटियस, कैडमियम इटाई इटाई, पारा मिनी माता, और नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, चारों अपने आप में, और चारों कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है? आप बताएंगे। मनुष्य में गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है? बताएंगे। टीनिया कैपिटस, ठीक है ना। क्या आंसर होगा? टीनिया कैपिटस। ओके, गंजापन रोग की बात है, कवक की बात है, तो आप जान लीजिए दोस्तों, टीनिया कैपिटियस। ओके, आंसर आपके सामने है, टीनिया कैपिटियस। याद करने की जरूरत है इसको आपको। चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट के बारे में हम, ठीक है। मनुष्य में गंजापन रोग टीनिया कैपिटियस नामक कवक के कारण होता है, ठीक है। इसमें आप सभी जानते हैं सिर के बाल गिरने लगते हैं, ठीक। दांत की बात करें अगर, तो ये देख लीजिए, ट्राइकोफाइटान लेरूकोसस नामक कवक से फैलता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर हम अस्थमा की बात करते हैं तो देख लीजिए, एस्परगिलस फूमिगेट्स, ठीक है ना। एस्परजिलस भी इसको बोल सकते हैं आप, यहाँ पे एस्परगिलस बोला गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्यूमिगेट्स बोलते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, एमआरआई से क्या अभिप्राय है दोस्तों? बताएंगे आप। सोचिए, एमआरआई क्या है? एमआरआई बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमर्जिंग। ओके, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ओके, ठीक है ना। देख लीजिए इसके बारे में, आपके सामने रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं, शरीर के भीतरी अंगों की विस्तृत तस्वीर ले ली जाती है। किसका प्रयोग करके? रेडियो तरंगों का प्रयोग करके। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। एक प्रकार की अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तना, पत्तियां जैसे पौधों के कुछ हिस्से के माध्यम से प्रजनन शामिल है। क्या कहेंगे? बताएंगे ऑप्शन जल्दी से। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पेपर में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ध्यान से, ध्यान से। एएलपी में भी पूछा गया है, ध्यान से। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज कब की गई थी? कोशिका की खोज कब की गई थी दोस्तों? आपको बताना है इसका आंसर। 1665 में। कब की गई थी? सी ऑप्शन होगा 1665 में। ओके, चलिए दोस्तों कुछ तथ्य देखते हैं। कोशिका सेल्स, संसार में सभी जीवों का निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं से होता है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। कोशिका जीवधारियों की रचनात्मक कार्यात्मक इकाई है। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ चुका है, अब नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, 1665 ईस्वी में, ठीक है, किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने, ठीक। रॉबर्ट हुक की किताब का नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइक्रोग्राफिया, ठीक। कोशिका सिद्धांत स्लाइडन स्वान ने दिया था। कब दिया था? 1839 में। स्लाइडन स्वान का नाम याद रखिएगा। दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है? आपके सामने लिखा हुआ है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ओके, इतनी बातें समझ में गए। चलिए अगला, कोशिका का शक्ति केंद्र, सभी लोग बताएंगे। कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस, बताइए दोस्तों। कोशिका का माइटोकाइंड्रिया, सभी को पता है, माइटोकाइंड्रिया। ओके, चलिए देखते हैं कुछ तथ्य इसके बारे में। माइटोकाइंड्रिया को कोशिका का पावर हाउस सभी लोग जानते हैं, ठीक है। माइटोकाइंड्रिया में बहुत से श्वसनीय एंजाइम रहते हैं। माइटोकाइंड्रिया में बहुत से श्वसनीय एंजाइम रहते हैं, और माइटोकाइंड्रिया कोशिका का श्वसन स्थल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, बताइए, आपको बताना है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, आपका आंसर होगा यकृत यानी कि लीवर, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है ना। देखेंगे
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जानते हैं? अगर हम वजन की बात करें दोस्तों तो 1.5 किलोग्राम 1.5 kg। ठीक है, बात समझे आप? कहाँ होता है? तो उदर गुहा में होता है। किस तरफ होता है? डायफ्राम के राइट तरफ। राइट का मतलब हो गया आपका दाएं हाथ की तरफ। ठीक है ना, सब जानते हैं। क्या स्रावित होता है? पित्तरस स्रावित होता है, जिसे आप बाइल जूस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग करते हैं? बताएंगे दोस्तों आप इसका आंसर। नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन। ओके, चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ चीज़ें हम। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, तो आपका आंसर क्या था? नाइट्रोजन। केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका? N2। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। व्यवस्थित वस्तुओं की वह प्रवृत्ति, एएलपी में पूछा गया है, याद रखिए, प्रवृत्ति जो उसे स्तरीय समान गति से गतिमान रहने के लिए आदेश करती है, क्या कहलाएगी दोस्तों? बताएंगे आप इसका आंसर? बताइए, सोचिए। जी हाँ, जी हाँ, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन, गतिमान रहने के लिए आदेश करती है। सी ऑप्शन बताएंगे कौन सा? सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ए या डी? बल। बल क्या होता है? F इज इक्वल टू एम इंटू ए। संवेग क्या होता है? P इज इक्वल टू एम इंटू वी। जड़त्व क्या होता है? इनर्सिया कहते हैं आप इसको। ठीक है ना। ऊर्जा तो आप सभी लोग जानते ही हैं। ऊर्जा दो प्रकार की आप लोग पढ़ चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। बट इसका आंसर जो होगा वो होगा जड़त्व। हमें रुके रहने के लिए या फिर चलने के लिए या फिर गतिमान अवस्था में बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? जड़त्व। मतलब किसी के शरीर में जड़त्व ही वह चीज़ है। ठीक है ना, आप जान गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोजकर्ता कौन है? बताइए दोस्तों। रक्त परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता विलियम हार्वे। कौन है? विलियम हार्वे। ठीक है ना। चलिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? सभी लोग जान गए, अभी मैंने बताया आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। पचे हुए भोज्य पदार्थों तथा श्वसन अंगों द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन को समस्त कोशिकाओं में पहुंचाने वाला तंत्र रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रमुख घटक आप लोग जानते हैं। हृदय, रक्तवाहिनियां तथा रक्त। ठीक है ना दोस्तों, ये सब चीज़ें आप जानते हैं। मुझे उम्मीद है पूरी तरह से कि इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता का विकास कौन करता है? मानव शरीर में प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता का विकास कौन करता है? आपका आंसर होगा WBC, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, देखेंगे ध्यान से आप। WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, विशेषकर उसमें भी कौन सा? T4 ल्यूकोसाइट। T4 ल्यूकोसाइट। ठीक, इसे T4 सहायक कोशिका भी कहा जाता है। ठीक है ना। HIV वायरस ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी कि WBC यानी कि T4 ल्यूकोसाइट को मारता है। ठीक है, 2002 में राष्ट्रीय एड्स प्रतिरोधक एवं नियंत्रण नीति लागू हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। एड्स का फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम के आविष्कारक बताएंगे दोस्तों? सोचिए सोचिए सोचिए। जी हाँ, एडवर्ड टेलर। कौन है? एडवर्ड टेलर। ए ऑप्शन होगा आपका। ठीक है ना, एडवर्ड टेलर। ओके, रोंटगन की बात करें, एक्स किरणों की खोज की थी मैडम क्यूरी, आप जानते हैं। गैलीलियो, बताइए गैलीलियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके, हाइड्रोजन बम का आविष्कारक कौन था? तो आपका आंसर क्या था? एडवर्ड टेलर। कब किए थे? 1952 में थे। ठीक है ना। कहाँ के थे ये? तो अमेरिका के थे। बात समझे। किस पर आधारित है हाइड्रोजन बम? नाभिकीय संलयन पर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? बताएंगे दोस्तों आप, किस अयस्क से किया जाता है चांदी का? बताइए, सोचिए सोचिए। अर्जेंटम। ओके, किससे किया जाता है? अर्जेंटम से। ओके, चलिए, चांदी का निष्कर्षण अर्जेंटम से किया जाता है। ठीक है ना। चांदी प्रकृति में मुक्त तथा संयुक्त अवस्था में मिलता है। अगला पॉइंट है, चांदी ऊष्मा व विद्युत का सबसे उच्चतम सुचालक है। सुचालक है। ठीक है, खुली हवा में छोड़ देने पर चांदी के ऊपर अर्जेंटम की परत जम जाती है, ये याद रखेंगे आप, क्वेश्चन पूछ चुका है। अगला देखेंगे,
रासायनिक गुणों में मेंडलीव ने कौन से तत्व द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया? बताइए दोस्तों, सोचिए सोचिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कौन से? हाइड्रोजन और अगला क्वेश्चन है आपका, बसंतीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बताएंगे दोस्तों आप, टी.डी. लाइसेंको ने। किसने किया था? ठीक है, बसंतीकरण मतलब क्या हो गया? वर्नालाइजेशन कहते हैं, टी.डी. लाइसेंकी ने। ठीक है ना, बसंतीकरण क्या होता है बता दिया आपको, वर्नालाइजेशन। जल अवशोषित बीजों, अंकुरित बीजों व नव अंकुरित बीजों को कुछ समय के लिए दिया जाए, ठीक, ट्रीटमेंट, जो एक ट्रीटमेंट होता है उसको आप वसंतीकरण कहते हैं। ठीक है, पुष्पन की प्रक्रिया जल्दी संपन्न होती है, ऐसा कह सकते हैं आप। समझे? अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से पादप हार्मोन नहीं है, निम्न में से पादप हार्मोन नहीं है, बताइए दोस्तों क्या होगा आंसर आपका? निम्न में से पादप हार्मोन नहीं है, तो आंसर होगा कैल्शियम। ओके, क्या होगा आंसर? कैल्शियम। ठीक है, देखेंगे इसको आप। हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1906 में स्टर्लिंग ने किया था। ठीक है, किसने किया था? स्टर्लिंग ने किया था। हार्मोन को वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी कहा जाता है। ठीक है ना, पौधों की वृद्धि कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ जिन्हें आप पादप हार्मोन कहते हैं वो करते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। यह हार्मोन पौधों के अंग के निर्माण व नियंत्रण में सहायक होते हैं। याद रख लीजिए कौन कौन से, ऑक्सीन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ओके, नेक्स्ट, चावल को धोने से पहले कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? चावल को धोने से कौन सा विटामिन? बताइए दोस्तों, विटामिन थायमिन, विटामिन बी जिसे आप थायमिन कहते हैं। ठीक है ना, चावल को धोने से कौन सा विटामिन? तो थायमिन आपका आंसर होगा। क्या आंसर होगा? थायमिन। कौन सा विटामिन याद कर लेंगे आप, चावल को धोने से कौन सा विटामिन? तो आंसर होगा आपका थायमिन, यानी कि ए ऑप्शन। ओके, चावल को धोने से थायमिन, ये आप जान चुके हैं। संसार का पहला सुपरफाइन बायोटिक चावल क्या था जिसका नाम था सुगंध? क्या नाम था? सुगंध। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पॉलिश्ड राइस से रोग होता है, क्या कहेंगे? बेरी बेरी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखेंगे, चावल के कण से कितना तेल प्राप्त? तो 10 से 15% आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? आपका आंसर होगा लुवेनहॉक। क्या आंसर होगा दोस्तों? लुवेनहॉक। ओके, लुवेनहॉक को माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहते हैं। जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? तो आपका आंसर होगा अरस्तु। वनस्पति शास्त्र थियोफ्रेस्टस। ठीक है ना, चिकित्सा शास्त्र हिप्पोक्रेटस। सबको याद रखेंगे आप। कितने क्वेश्चन मिल गए आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वप्न संबंधी अध्ययन को कहा जाता है? बताइए, स्वप्न संबंधी याद रखिए क्या कहा जाता है, आप बताएंगे मुझे। तो आपका आंसर होगा ए, यानी कि ऑन कीरियोलॉजी। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए एरोबायोलॉजी की बात कर रहा है, एरो माने ही एरोप्लेन हो गया, तो उड़ने वाले जीवों का अध्ययन। लीमोनॉजी, तालाबों झीलों आदि के जीवों का अध्ययन। ठीक है, हिप्नोलॉजी, निंद्रा संबंधित यानी कि नींद से संबंधित विज्ञान। ठीक है, प्रथम जंतु किसे माना जाता है? प्रथम जंतु किसे माना जाता है? बताएंगे दोस्तों आप, प्रथम जंतु किसे माना जाता है? बताइए, आंसर बताइए। प्रोटोजोआ। क्या आंसर होगा? प्रोटोजोआ। ओके, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं हम। प्रोटोजोआ शब्द प्रोटो तथा जू से मिलकर बना है। प्रोटो का अर्थ है प्रथम तथा जू का अर्थ है जंतु। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, इन जीवों में प्रचलन अंग कूटपाद। क्या होता है? कूटपाद। श्वसन क्रिया तो आप कहेंगे विसरण द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? विसरण द्वारा होती है। जनन अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों। ठीक है, जैसे अमीबा, युगलीना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
मछली के हृदय कक्ष में कितने चैम्बर होते हैं? मछली के हृदय कक्ष में कितने चैम्बर होते हैं? आंसर होगा आपका सी यानी कि 2। ठीक है, मछली के हृदय कक्ष में 2। ठीक, मछली के हृदय में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ये बात आप जानते रहिए। विश्व की सबसे बड़ी मछली व्हेल। ठीक, किस विटामिन की अनुपस्थिति में शरीर में सीलियक रोग हो जाता है? बताएंगे दोस्तों, किस विटामिन की अनुपस्थिति में शरीर में सीलियक रोग हो जाता है? सीलियक रोग हो जाता है। आंसर D3, विटामिन D3। नोट कर लीजिए, विटामिन D3। ठीक है, देखेंगे सीलियक रोग की बात आपको बता दी है, विटामिन D3। अगला पॉइंट देखते हैं, विटामिन डी को धूप का विटामिन कहा जाता है, सभी लोग जानते हैं। डी का मुख्य स्रोत क्या होता है? मक्खन। ठीक है, गुर्दे, अंडे या फिर मछली का तेल। ठीक, विटामिन आहार नाल में भोजन से फास्फोरस तथा कैल्शियम के अवशोषण और अस्थि निर्माण के लिए आवश्यक होता है। ओके, बीमारी कौन सी होती है? रिकेट्स, आप जानते हैं। एक और बीमारी याद रखिए, ऑस्टियोमलेशिया। ठीक, अगला क्वेश्चन, सूर्य के धब्बों का तापमान कितना होता है? तो आप कहेंगे 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, 1500 डिग्री सेल्सियस। देखते हैं कुछ पॉइंट। सूर्य के धब्बों का तापमान मैंने बता दिया आपको। पृथ्वी का सर्वाधिक निकट तारा सूर्य। ओके, अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का द्रव्यमान लगभग 99.8%। अगला क्वेश्चन, सूर्य में 71% हाइड्रोजन तथा 26.5 हीलियम और 2.5 अन्य गैसें होती हैं। ठीक, दूरी पूछे 15 करोड़ किलोमीटर। ओके, सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला पॉइंट, सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग जॉन व्हीलर ने, किसने किया था? जॉन व्हीलर ने। ओके, अगला क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह का अध्ययन, चंद्रमा की सतह का अध्ययन बताएंगे दोस्तों आप। सतह का अध्ययन क्या है? सेलेनोलॉजी। क्या है? सेलेनोलॉजी। ओके, बात समझ में आ गई। पेडोलॉजी, मृदा संबंधित। पेडोलॉजी, मृदा संबंधित। ठीक है ना। ओशिनोग्राफी की बात करें अगर, तो समुद्र से बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया संबंधित हो गया। ठीक है, देख लीजिए, चंद्रमा की सतह की बात किया था, सेलेनोलॉजी। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, सभी लोग जानते हैं इस बात को। ठीक है, पृथ्वी से दूरी पूछ ले, 3,84,365 किलोमीटर। ठीक है ना। चंद्रमा पर ग्रेविटी पूछ ले तो पृथ्वी की ग्रेविटी का 1/6 भाग होता है। ठीक है, बात समझे आप लोग। चंद्रमा पर ग्रेविटी का मान पृथ्वी की ग्रेविटी का 1/6 भाग होता है। जैसे कोई 60 किलो का व्यक्ति है पृथ्वी पर, तो वहाँ पर उसका वजन क्या होगा? 10 होगा। क्या किया आपने? 1/6 से भाग। ठीक, चंद्रमा पर लो ग्रेविटी का कारण वायुमंडल का अभाव होता है। बात समझे आप, मतलब वहाँ पे वायुमंडल नहीं होता है, वहाँ पर जो 1.25 सेकंड होता है आपको बाहर निकलने के लिए उसके वातावरण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, अर्थ क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी होती है? अर्थ क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी होती है? आंसर होगा 33 किलोमीटर, यानी कि डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन। ठीक है ना। देखिए, पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है आपका, आप सबको पता है। अगला पॉइंट देखिए, महाद्वीपीय भागों पर यह मोटाई 40 किलोमीटर है। ठीक, महासागरीय भाग में यह मोटाई 10 किलोमीटर है। अर्थ क्रस्ट 2 परतों में विभाजित है, सियाल और साइमा। ठीक है ना, सियाल सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, साइमा सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ताप पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट पैमाना समान पठन प्रदर्शित करता है? बताइए। -40 डिग्री सेल्सियस पर, -40 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, देखेंगे आप अगला पॉइंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है?
बताइए पीला, कौन सा पीला, मतलब नीला, हरा और लाल प्राथमिक रंग है, इसको आप आंसर याद कर लीजिए। लाल, हरा तथा नीला प्राथमिक रंग है क्योंकि इन्हीं की सहायता से अन्य रंग बनते हैं। लाल तथा हरा मिलाकर पीला, नीला तथा पीला मिलाकर सफ़ेद रंग बनाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर आप देखें तो रंगीन टेलीविज़न में प्राथमिक रंग यानी लाल, नीला, हरा का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में होता है। आप प्राथमिक रंग याद कर सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से, निहाल, निहाल, नीला, हरा और लाल। ओके, अगला क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान किसने की थी? बताइए। रेडियो सक्रियता के दौरान तो आपका आंसर क्या होगा? मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक या बैकुरल में से? तो आप कहेंगे रदरफोर्ड। ओके, रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकुरल ने की थी। ठीक है, सहयोग किसने किया था? मैडम क्यूरी, पी क्यूरी ने। ठीक है ना, इसीलिए इन तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला है, याद रखिएगा। रेडियो सक्रियता के दौरान अल्फा, बीटा तथा गामा किरणें निकलती हैं। इनकी पहचान सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने 1902 में की थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, भारी जल किस ताप पर जमता है? बताइए दोस्तों, भारी जल किस ताप पर जमता है? तो आपका आंसर होगा 3.8 डिग्री सेल्सियस पर, 3.8 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे भारी जल की खोज किसने की थी, तो आप कहेंगे यूरे और वासुवर्न ने। कब की थी? 1932 में। ठीक है, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को यानी कि D2O, ये D20 मत पढ़ लीजिएगा, D2O लिखा हुआ है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? बताएंगे दोस्तों आप, कौन सी यांत्रिक तरंग है? ध्वनि तरंगें, बिल्कुल सही। और बाकी सभी नॉन मैकेनिकल वेव से हैं। ठीक है ना। साउंड वेव यानी ध्वनि तरंगें यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगें हैं। यांत्रिक होने के कारण इन्हें संचालन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ओके, इतनी बातें तो आप जानते ही हैं। ठीक है ना, संचालन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, समुद्र जल को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? आंसर क्या होगा आपका? बताएंगे दोस्तों आप? वाष्पन विधि। ओके, वाष्पन विधि, वाष्पन विधि। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा हेतु किया जाता है? बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया है ये। बताएंगे निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा में किया जाता है? क्या आंसर लगाएंगे आप? सिल्वर आयोडाइड का, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग। ओके, देखिए सिल्वर आयोडाइड का लिखा हुआ है पॉइंट यहाँ पर कृत्रिम वर्षा के लिए। अगर हम सिल्वर क्लोराइड की बात करें तो इसे हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है। इसका उपयोग फोटोक्रोमैटिक कांच बनाने में करते हैं। ओके, अगर हम बात करें सिल्वर नाइट्रेट की, तो निशान लगाने वाली स्याही जो वोट डालते हुए हाथों की उंगलियों पर लगाई जाती है पहचान के लिए, वहाँ पर प्रयोग होता है सिल्वर नाइट्रेट का। समझे आप? ठीक है, जैसे देखिए पोलियो ड्रॉप और मतदान, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीबिया तथा फैबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टीबिया और फैबुला आप लोग जानते हैं, यह पैरों की हड्डियां हैं। कहाँ की हड्डियां हैं? पैर की हड्डियां हैं, टीबिया और फैबुला। सी ऑप्शन होगा आपका राइट। ओके, बात समझ में आ गई आपके? शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। ठीक है ना, बात समझे? बच्चों में 300 प्लस, बच्चों में 300 प्लस। ठीक है,